पिछले सत्र में हमने अध्ययन किया था प्रथम अध्याय के अंतर्गत पादपों में पोषण। पादपों में पोषण में कल हमने कोशिकाएं इनके बारे में पढ़ा था। कोशिका क्या है, कल हमने इसके बारे में बताया था आपको। आज पुनः इस पे हम डिस्कस करते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। इस पे आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद पादपों में ये कोशिकाएं किस प्रकार पोषण करती है उस पर आगे चर्चा करेंगे। जैसे द्वार कोशिकाओं की कल बात कर रहे थे, रंध्रों के द्वारा खनिज लवण और जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, पत्तियों में किस प्रकार सूर्य का प्रकाश लेती है, उसके बारे में डिस्कस होगी। तो चलिए सबसे पहले कोशिकाओं के इसके बारे में बताते हैं आपको। कोशिका क्या है? कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने कोरक में कोशिकाओं की खोज की थी। कोरक कोशिका को खोजा था उन्होंने। कोरक एक पेड़ होता है, आपने देखा होगा। अगर आप किसी वैद्य जी के पास जाते हैं आयुर्वेद वाले, तो उनकी कांच की बोतलें होती है, उनके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, ऐसे लकड़ी की डाट लगी होती है। ये डाट एक विशेष प्रकार की लकड़ी, बहुत हल्की होती है, जिसे कोरक बोलते हैं, उससे बनी होती है। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में देखा और उन्होंने इसे परिभाषित किया कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। चाहे वह पादप हो, पादप शरीर हो, चाहे जंतु शरीर हो, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब कोशिका कैसी होती है इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। जैसे ये कोशिका का चित्र है आपके सामने, इसमें देखिए ये केंद्रक है, इसके बीच में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर ये डॉटेड आपको मैटर दिखाई देता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है पतली, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार कोशिका के ये मुख्य रूप से 3 अंग हैं। अब कोशिका से आगे चलते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो पौधों में बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल, CO2 प्लस जल, और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्या चाहिए? पर्णहरित। और इससे क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। प्लस ऑक्सीजन। तो हम बात कर रहे थे कल इसके बारे में। तो जल और खनिज वायु द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। कल हमने बात की थी पत्तियां खाद्य फैक्ट्रियां हैं, किसकी? पौधों की। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, तो जड़ तना शाखाओं में पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। मान लीजिए पेड़ है, तो नीचे से ये वाहिकाएं ऊपर तक जाती है, पत्तियों में शाखाओं में जाती है, फिर शाखाओं में पत्तियों तक जाती है। इस प्रकार ये वाहिका ही पूरे शरीर पादप शरीर में पोषक पदार्थों का और जल का और खनिज लवणों का परिवहन करती है। अब इससे आगे हमने इस समीकरण में पढ़ा था पर्णहरित। पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हिंदी में जैसे पर्णहरित, अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इसकी विशेषता होती है कि सूर्य के प्रकाश को संग्रहित कर सकता है। जैसे आपने देखा ना, घर पर प्लेट लगी होती है, वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, फिर नीचे बैटरी चार्ज होती है उससे, और उससे घर की लाइट जलती है। तो ये एक प्रकार से सोलर प्लेट है पौधों की। पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, इसी कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आपको पता है हमारा खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक आयरन बेस्ड वर्णक है, यानी इसमें लोह तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए हमारे रक्त का रंग लाल होता है। उसी प्रकार पौधों में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और उसे संग्रहित करता है। किस लिए?
प्रकाश संश्लेषण के लिए। आपने देखा होगा मैंने जब वो समीकरण लिखी थी ना, उसमें बीच में सूर्य का प्रकाश जरूरी है, उसके साथ साथ नीचे पर्णहरित भी जरूरी है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब जो सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा अब्जॉर्ब हुई, उसका उपयोग किस रूप में हुआ? जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में। शुरुआत में मैंने आपको बताया CO2 प्लस जल और मिलकर क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये संश्लेषण के लिए किसका उपयोग हुआ? सूर्य की ऊर्जा का। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए तो पौधे रात में भोजन नहीं बनाते, केवल दिन में ही भोजन का निर्माण करते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप को खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक चरम समझेंगे। मैंने आपको भी बताया, कल से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक स्रोत क्या है? सूर्य है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इन जब दोनों क्रिया करेंगे पत्तियों में, तो इनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। और वो कौन ऑब्जर्व करता है? पर्णहरित। कहां से करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। और उससे बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यह क्रिया पौधों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये परिभाषा है यहाँ पे, ये वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है, ये सामान्य परिभाषा है। सामान्य रूप से आप ये बता सकते हो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सामान्य रूप में हम ये कह सकते हैं कि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा यह है, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, गौर से सुनिएगा प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित की सहायता से, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पुनः एक बार दोहराता हूं, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया का आधार चक्र क्या है? ऑक्सीजन है। आपको पता है ऑक्सीजन शरीर में जाकर रक्त में घुलती है और ये शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्रदान करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। देखिए ईश्वर ने प्रकृति में कितना सुंदर चक्र बनाया है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बना रहे हैं और वो ऑक्सीजन पैदा हो रही है, हमारी छोटी हुई कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं और हमें जीवन भी प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार पौधे हमारे जीवन के निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण से दर्शाते हैं। ये स्थिति हम पहले पढ़ चुके हैं, ये समीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। समीकरण देखी थी आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब देखिए किस प्रकार कैसा होता है। देखिए एक पत्ती की काट पे एक क्लोरोफिल कोशिकाएं दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं आप, ये एक पत्ती है हमारी, इस पत्ती में ये क्लोरोफिल कोशिकाएं होती है। इसके बीच में ये क्लोरोफिल कोशिकाएं क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। कल हमने बात की थी रंध्र कोशिकाएं, ये देखिए द्वार कोशिकाएं, इन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये इस पत्ती की सतह पे पाई जाती है। ठीक है, इन रंध्रों के द्वारा ही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है
इसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी इनके द्वारा प्रवेश करता है, जल भी इनके द्वारा प्रवेश करता है, ये रंध्र कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए चित्र से कितना सुंदर समझाया गया है प्रकाश संश्लेषण को। मैंने अभी अभिक्रिया में पढ़ा था, केवल अभिक्रिया होता है। यहां देखिए सूर्य से सौर ऊर्जा किस पर आ रही है? पत्ती पर। और पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार से सोलर प्लेट है जो प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। और वायुमंडल से क्या मिल रही है इसको? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ले रहा है, छोड़ क्या रहा है? ऑक्सीजन। फिर देखिए, और जल और खनिज लवण कहां से ले रहा है? मिट्टी से ले रहा है। और इन पत्तियों में ही भोजन का निर्माण हो रहा है। और हमारे लिए काम की चीज क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। अगर पूरी बात को पढ़ना है ना, ये केवल एक चित्र पर्याप्त है समझाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? सूर्य का प्रकाश जो सौर ऊर्जा के रूप में कौन ग्रहण करता है? पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल। ये दिखाई दे रहा है आपको क्लोरोफिल की काट। एक पत्ती में क्लोरोफिल कोशिकाएं कैसी है देखिए। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर रहा है फोटोन के रूप में। ये आपसे थोड़ी सी ऊपर लेवल की बात है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये फोटोन लेवल में इसको सौर ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। यहाँ क्लोरोफिल होता है, उसको संग्रहित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। जल नीचे से आ रहा है और खनिज लवण आ रहे हैं, मिले, खाद्य पदार्थ का संश्लेषण हुआ, ऑक्सीजन निकल गई। ये ऑक्सीजन हमारे काम आती है। इस प्रकार हमने प्रकाश संश्लेषण को जाना। अब अगली बात करें, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों में, जैसे तने, हरी शाखाओं से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने देखा होगा नागफनी का पौधा, ठीक है, खेजड़ी में पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है, बबूल में पत्तियां छोटी होती है, कीकर में छोटी होती है पत्तियां। तो ये हम अब सोचेंगे कि बड़ी, अभी हमने बड़ी पत्ती की बात की, अब उसमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? नहीं, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब यहाँ पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी, उनकी सूल करेगी, उनके तना करेगा। क्यों? क्योंकि जल का क्षय कम से कम हो। मरुस्थल में आप जानते हो कि जल का क्षय, जल बहुत कम होता है, उसका जल का क्षय कम से कम हो, इसलिए हरे तने और उनकी जो सल्क नुमा छोटी पत्तियां होती है, वही आपने देखा हुआ खिजड़ी का पेड़, उसकी छाल कितनी मोटी होती है, लेकिन जब उसको काटते तो अंदर से हरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो ही जल का क्षय बहुत कम करता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसके बारे आद है अगले सवाल, ये हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल, क्या इसके लक्षण है, क्या गुण है।